स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द बजट के पर्सपेक्टिव से है। फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर बजट प्रेजेंट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक्स को यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट्स जो बजट टर्म है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है? तो आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस टर्म के बारे में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो टर्म है वो क्या है? बेसिकली आर्टिकल 100 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में मेंशन है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पेमेंट है आने वाले ईयर के लिए अपनी पॉलिसी है उसको अनाउंस कर। नेक्स्ट आपको इसके प्रोसेस के बारे में जानकारी होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो बजट है प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के वहाँ पे। सेकंड आपको बजट के रिगार्डिंग में जो जनरल डिस्कशन है वो देखने को मिलेगा कि बजट को डिस्कस है वो किया जाएगा पार्लियामेंट के वहाँ पे। थर्ड आप देखिए कि फिर बजट के रिगार्डिंग में जो डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट हैं हर एक डिपार्टमेंट का, तो उन कमिटीज को बजट को स्क्रूटनी के लिए सेंड है वो किया। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी हैं उनको बजट का जो स्क्रूटनी है वो उनके द्वारा कैरी आउट है वो यहाँ पे हो। फोर्थ अगर हम फोर्थ स्टेज के बारे में रीड करें तो जिसके अंदर डिमांड फॉर ग्रांट है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है वो डिमांड क्या करता है उसके ऊपर जो पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होगा। तो थर्ड आप फोर्थ आप देखिए कि डिमांड फॉर ग्रांट है। फिफ्थ आप देखिए कि जो गवर्नमेंट को जो पैसा स्पेंड करना है उसके लिए जो कंसोलिडेट जो फंड ऑफ इंडिया है उससे पैसा का जो विड्रॉवल करना है उसके लिए एक बिल है वो प्रेजेंट किया जाएगा जिसको कि हम अप्रोप्रिएशन बिल के नाम से जानते हैं। तो अप्रोप्रिएशन बिल है वो पास होगा पार्लियामेंट के अंदर में। और सिक्स्थ आपको यहाँ पे जो फाइनेंस बिल है उसका पासिंग प्रोसेस है वो मिलता है जिसके थ्रू कंप्लीट जो बजट है वो एग्जिस्टेंस में। ये ऑल आपको जो 6 स्टेज हैं उनके इस प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी काफ़ी बार जो बेसिक क्वेश्चन है वो पूछता है। बजट की जो बेसिक आप देखिए जो स्टैटिक पार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछता है। यूपीएससी के अंदर में बजट से रिगार्डिंग में 1 या 2 क्वेश्चंस हैं वो हुआ करते हैं। काफ़ी बार आप देखिए डायरेक्टली वे के अंदर में, काफ़ी बार इनडायरेक्टली वे के अंदर। लास्ट ईयर जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें 4 to 5 क्वेश्चंस वो पूछ लिए गए थे जिसमें लार्जर लेवल में जो क्वेश्चन थे वो स्टैटिक पार्ट से ही रिलेटेड थे कि इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से जो बजट है वो कैरी आउट होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 2026 का ये जो बजट है उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा क्या यहाँ पे जो अनाउंस है वो किया गया है। तो आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है उसके बारे में मेंशन है कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है इसमें किस तरीके से अनसर्टेनिटी है। तो उसको देखते हुए हमें हमारा जो प्रोडक्टिविटी है जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। तो ओवरऑल यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के बारे में मेंशन किया गया। फिर आप देखिए कि हमारा एक विजन भी है कि हमें विकसित भारत जो डेवलप्ड इंडिया को अचीव करना है 2047। तो उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे जो मेंशन है वो किया गया है। विकसित भारत के रिगार्डिंग में जो डिसीजंस रहे हैं चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना हो या मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें टैक्सेशन के बारे में तो क्या कोई डायरेक्ट टैक्स के अंदर में लार्जर वे के अंदर कोई रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड हुआ है? तो टैक्सेशन के रिगार्डिंग में आप देखिए कि लार्जर वे के अंदर कोई डिसीजन है वो यहाँ पे नहीं लिया गया। बजट के अंदर गवर्नमेंट है उनके द्वारा कुछ टारगेट है वो भी रखे जाते हैं। इस सेक्शन को कितना परसेंटेज जो बजट का अलोकेशन है वो यहाँ पे हुआ है। तो बजटरी अलोकेशन है उसके रिगार्डिंग में पीसीएस या जो अदर एग्जाम्स आप दिया करते हो यूपीएससी के अलावा उसमें ऐसे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है वो क्या रखा गया है। फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे अचीव करना है 4.3% ऑफ जीडीपी। 4.3%। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि फिजिकल डेफिसिट है वो क्या है। फिजिकल डेफिसिट बेसिकली आप देखिए कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है और गवर्नमेंट के पास में जो रिसिप्ट जो पैसा आया करता है, बट पैसा यहाँ पे बोरोइंग के थ्रू गवर्नमेंट कोई लोन ले उसके थ्रू जो पैसा आता है उसको इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। गवर्नमेंट का जो इनकम पार्ट है चाहे वो रेवेन्यू के थ्रू हो या किसी अदर एरियाज के थ्रू हो तो उसको रिसिप्ट के अंदर में इंक्लूड किया। फिजिकल डेफिसिट क्या है? एक डिफरेंस है गवर्नमेंट का जितना एक्सपेंडिचर है और गवर्नमेंट का जो रिसिप्ट पार्ट है जिसमें बोरोइंग को इंक्लूड है वो नहीं करते हैं। उसका जो डिफरेंस है उसको फिजिकल डेफिसिट के रूप से काउंट करते हैं। तो ये फिजिकल डेफिसिट हमें 4.3% ऑफ जीडीपी है उसको यहाँ पे अचीव करना है इस नेक्स्ट फाइनेंस ईयर के अंदर।
अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये तो 4.3% हुआ, क्या लास्ट ईयर कितना था? लास्ट ईयर आप देखिए कि 4.4% का जो टारगेट है वो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रखा। नेक्स्ट यहाँ पे जो टारगेट है वो है डेब्ट टू जीडीपी। जीडीपी के कंपैरिजन के अंदर में गवर्नमेंट को अपना कितना जो डेब्ट है वो रिड्यूस करना है। तो अब देखिए कि पहले हमारा ये जो डेब्ट टू जीडीपी है वो लार्जर नंबर के अंदर में था। डेब्ट टू जीडीपी है वो लार्जर नंबर के अंदर था। गवर्नमेंट ने एक विजन लिया है कि 2031 तक डेब्ट टू जीडीपी का जो परसेंटेज है उसको बिलो 50 लेके आना है, बिलो 50 इसको अचीव करना है। तो उसी के रिगार्डिंग में डिसीजन ये है कि 55.6% यहाँ पे डेब्ट टू जीडीपी का जो टारगेट है वो यहाँ पे रहेगा। फिर ओवरऑल यहाँ पे जो सेंटर का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना रहेगा इस बजट के अंदर में? तो सेंटर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सेंटर का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 12.2 लाख करोड़ है। ये डाटाज के आपको याद रखने हैं, आपको याद है वो नहीं रखना है। फिजिकल डेफिसिट आप हाईएस्ट यहाँ पे याद रख सकते हो, डेब्ट टू जीडीपी आप यहाँ पे मेमोराइज कर सकते हो। पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो टारगेट है कि 12.2 लाख करोड़ का यहाँ पे करना है, तो आपको इसमें ट्रेंड पता होना चाहिए। लास्ट ईयर के कंपेरिजन के अंदर में हमने यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज किया। लास्ट ईयर कितना था? 11.2 लाख करोड़ था, 11.2 लाख करोड़ लास्ट ईयर से इंक्रीज हो। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाएगा। इसमें लार्जर वे के अंदर किस सेक्टर के अंदर में होगा? तो डिफेंस के अंदर में जो बजटरी एलोकेशन है वो 15.1% यहाँ पे बताया गया। एक रिसेंटली आप देखिए कि गवर्नमेंट ने एमजी नरेगा है, एमजी नरेगा को सुपरसीड करने के लिए जो बिल है वो लाया गया था, वो एक्ट भी बना है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। तो इसके अंदर में जो बजटरी एलोकेशन है वो इंक्रीज हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी नाबार्ड का अगर आप एग्जाम देते हो उसके अंदर में ओवरऑल आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो जो यहाँ पे लेबर डेज हैं 125 डेज हैं वो कर दिए गए हैं। ओवरऑल जो पर्सनस के जो डेज हैं वो इंक्रीज हुए हैं, इस वजह से भी बजटरी एलोकेशन है वो यहाँ पे लार्जर वे के अंदर में हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक तो ये आप देखिए कि डिफेंस सेक्टर में 15.1% का एक्सपेंडिचर होगा। जो हेल्थ सेक्टर है उसको कंट्रीब्यूट कितना किया गया है? 1.96% है। हमारा जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो कितना टारगेट बताता है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने रिकमेंड किया था कि 2.5% ऑफ जीडीपी हमें कंट्रीब्यूट करना है नेशनल हेल्थ का जो सेक्टर है उसके अंदर में। और ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें ब्रिक्स कंट्रीज के साथ में या अदर कंट्रीज के साथ में, तो हमारा जो बजटरी एलोकेशन है हेल्थ सेक्टर को वो काफ़ी कम है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ ड्यूटीज़ के बारे में भी मेंशन किया है कि हम इस कंट्री के पार्ट हैं तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीन्स गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में है वो ड्यूटीज़ कि कुछ कर्तव्य यहाँ पे बताए गए हैं, कुछ कर्तव्य यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट जो ड्यूटी है, फर्स्ट कर्तव्य यही है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको एसिलरेट करना है, कि हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको एसिलरेट करना है, उसको इंक्रीज करना है। तो उसके लिए क्या होगा स्टूडेंट्स? मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाए, जैसे कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसको हम यहाँ पे डील कर सके और विकसित भारत का जो विजन है उसको अचीव कर सके। सेकेंड आप देखिए कि इकोनॉमिक एसिलरेशन के अलावा यहाँ पे जो एस्पिरेशन है, इंडियन जो पर्सनस का जो एस्पिरेशन है उसको यहाँ पे फुलफिल किया जाए। में सर्विस सेक्टर है, जॉब क्रिएशन है, उसको यहाँ पे करना है। तो इंडियन जो कॉमन सिटीजन है उसका जो एस्पिरेशन है, एस्पिरेशन को बूस्ट करने के बारे में। थर्ड यहाँ पे जो ड्यूटी है, जो जो कर्तव्य है वो यही है कि हमें जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, एवरी फैमिली ऑफ जो इंडिया से बिलोंग करने वाले जो पर्सन है उनको जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करना। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, कुछ कर्तव्य हैं, उनके बारे में भी मेंशन है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? चांसेज हैं वो काफ़ी कम है। यहाँ से यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में आप देखिए कि आपको जो प्रोसेस है उसके बारे में पता होना चाहिए कि अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू कहाँ किस फंड से जो पैसा है वो विड्रॉल करते हैं, क्या कंटिजेंसी फंड से करते हैं। तो कंटिजेंसी फंड है बेसिकली इमरजेंसी सिचुएशन के रिगार्डिंग में जो प्रेसिडेंट से अप्रूवल हुआ करता है, उसी के बाद में बिल से जो वो कंटिजेंसी जो फंड है उससे पैसा है वो विड्रॉल होता है। यहाँ पे कंसोलिडेट फंड से ये होगा। फाइनेंस बिल है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं। क्या इकोनॉमिक सर्वे है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो इकोनॉमिक सर्वे है वो नहीं मेंशन है। एफआरबीएम एक्ट है जो ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए फिजिकल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में
क्या उस टर्म के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो भी नहीं में। तो ऐसा आपको बेसिक पता होना चाहिए। इस तरीके से आप देखिए कि जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने जो बताया है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी या कोई नया स्कीम यहाँ पे लॉन्च किया गया होगा, वो आने वाले समय में एग्जिस्टेंस में आएगा। जब जनरल डिस्कशन होगा उसके रिगार्डिंग में बिल है वो प्रेजेंट होगा, कोई स्कीम आएगा तो क्या उसका कंप्लीटली जो गाइडलाइंस एग्जिस्टेंस में आएंगी, तो उसी के बाद में आपको पता रहेगा। क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन ये पूछेगा कि स्कीम है वो किस तरीके से है, क्या वो सेंट्रल स्पॉन्सर है, सेंट्रल सेक्टर है, नोडल मिनिस्ट्री कौन है उसका, किस एरियाज को वो डील करेगा। क्योंकि यूपीएससी के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो उसी तरीके से होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फर्स्ट कर्तव्य के बारे में मेंशन था कि हमें इकोनॉमिक सेक्टर में जो एक्सेलरेशन है, जो बूस्ट है, उसको कैरी करना है। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर, टेक्सटाइल का जो सेक्टर है, एमएसएमई का सेक्टर है, इनको यहाँ पे मेनली जो आप देखिए कि विजन के अंदर में रखा गया है। टेक्सटाइल सेक्टर आप देखिए कि उसी के लिए अभी हमने रिसेंटली ईयू के साथ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको भी साइन किया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अभी साइन किया गया है, नेगोशिएशन कंप्लीट हुए हैं। डॉक्यूमेंट अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है कि वहाँ पे किस एरिया में किस तरीके से वर्क हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बायो फार्मा का जो सेक्टर है उसको सपोर्ट दिया गया है, जिससे कि वहाँ पे भी जो जॉब है वो क्रिएट हो सके और उस सेक्टर में हम प्रमोट हो सके। सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी बूस्ट करने के लिए 2.0 का जो इनिशिएटिव है वो यहाँ पे लॉन्च हुआ। तो ये ओवरऑल क्या है, किसमें बेनिफिट करेगा, मैन्युफैक्चरिंग को ये बूस्ट करेगा, और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कैरी आउट करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी हमने रीड किया कि एमजी नरेगा को रिप्लेस करने के लिए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण को लॉन्च किया गया। ये रूरल जॉब का जो स्कीम है जिसमें 95,000 करोड़ है वो अलोकेट हुए हैं, तो ओवरऑल डेज भी इंक्रीज हुए हैं। तो इस वजह से भी आप देखिए कि यहाँ पे जो जो बजटरी एलोकेशन है वो इंक्रीज कंटिन्यूस हमारी गवर्नमेंट का पुश है कि जो कैश क्रॉप्स है, कैश क्रॉप्स को यहाँ पे प्रमोट है वो किया जाए कंटिन्यूस। आप देखिए ये पुश क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट जो ग्रेन्स का जो सेक्टर है, जो सीरियल्स का जो सेक्टर है, उसके अंदर तो आप देखिए कि हमारी कंट्री ने जो अपना जिस तरीके से डिमांड है उसको ओवरऑल फुलफिल किया है। सरप्लस हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन है, हम काफ़ी सारी कंट्रीज को सेंड भी करते हैं। जो पुअर पर्सन है उनको गवर्नमेंट के द्वारा जो अनाज है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अब कैश क्रॉप्स हैं जिसके अंदर में जो हमारा एक जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें प्रोडक्टिविटी है वो बूस्ट हो सके। कोकोनट है, कोकोज है, और उसके अलावा सैंडलवुड है, इन सब ऐसे एरियाज हैं जिनको फोकस में लास्ट ईयर आपने बिहार का जो मखाना है उसके बारे में हमने बजट में रीड किया था कि मखाना को वहाँ पे जो विजन के अंदर में रखा गया था कि मखाना के रिगार्डिंग में कैसे उसका प्रोडक्शन है वो बूस्ट हो सके। और इस साल ये जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, जो कैश क्रॉप्स हैं, उनका यहाँ पे ध्यान में रखा। कोकोनट हमारे जो सदर्न इंडिया के स्टेट्स हैं वहाँ पे लार्जर वे के अंदर में प्रोड्यूस हुआ करता है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी हमारा जो प्रोडक्शन है वो लार्जर नंबर्स में। नेक्स्ट आप देखिए कि डिफेंस के अंदर में जो बजटरी एलोकेशन है उसके इंक्रीज के बारे में है कि डिफेंस सेक्टर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कंटिन्यूस जो बजटरी एलोकेशन है वो इंक्रीज हुआ है। इसमें डिफेंस वेपन्स का प्रिक्योरमेंट करना हो, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग में हमारा जो मिलिट्री कैपेसिटी है उसको अपग्रेड करना हो, जो हम सेल्फ रिलायंस है डिफेंस सेक्टर में, जो सेल्फ रिलायंस है उसको कैरी आउट कर सकते। तो इस वजह से आपको बजटरी एलोकेशन है वो कंटिन्यूस इंक्रीज है वो मिलेगा। फिर आप देखिए कि चाइना का जिस तरीके से रेयर अर्थ का जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसमें डोमिनेशन है, तो उसी रेयर अर्थ के अंदर में हमारा भी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो, तो रेयर अर्थ कॉरिडोर्स है उनको यहाँ पे सेटअप किया जाए। मिनरल रिच स्टेट्स कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पे, तो आप देखिए कि उड़ीसा है, उड़ीसा के वहाँ पे मिनरल्स का प्रेजेंस है। उड़ीसा के वहाँ पे मिनरल्स का प्रेजेंस है, तो बेसिकली ईस्टर्न एरिया के अंदर में ईस्टर्न कोस्ट के वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को सेटअप करने का भी प्रोपोजल है कि एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो ईस्टर्न एरिया के वहाँ पे सेटअप होगा। अभी तक आप देखिए कि हम फ्राइट कॉरिडोर्स के बारे में रीड करते हैं जो 2006 के समय रेलवे के द्वारा जो स्पेशली जो हमारा गुड्स है वो डायरेक्टली सप्लाई हो सके, पैसेंजर ट्रेन का जो एरिया है वो डिफरेंट रहे, फ्राइट कॉरिडोर्स को सेटअप किया। 2006 के समय में फ्राइट कॉरिडोर्स को स्टार्ट किया गया। वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर है, ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर है। अब यहाँ पे जो गुजरात का एरिया है, सूरत को यहाँ पे कनेक्ट करना है वेस्ट बंगाल के साथ में, तो आप देखिए कि ये जो सेंट्रल फ्राइट कॉरिडोर आप इसको बोल सकते हो, एक फ्राइट कॉरिडोर है वो भी यहाँ पे सेटअप होगा।
इसके अलावा स्टूडेंट जो वाटरवेज 2016 के समय लॉन्च हुए थे, 2016 के समय जो नेशनल वाटरवे का जो इनिशिएटिव आया था, तो यहाँ पे एक न्यू वाटरवे है जिसको डेवलप करने के लिए कहा गया है, जो कि उड़ीसा का जो पारादीप पोर्ट है उसको वहाँ पे कनेक्ट करेगा। ईस्टर्न कोस्टल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमने देखा, फ्राइट कॉरिडोर हमने देखा, और रेयर अर्थ के बारे में अब यहाँ पे बता दिया गया है। तो रेयर अर्थ के अंदर में उड़ीसा है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये ऐसे स्टेट्स हैं। उड़ीसा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, और सॉरी तमिलनाडु है, देखिए कि केरला। मोनोजाइट जो सैंड है वो वहीं मिलता है। चाइना ने जिस तरीके से इसका जो एक्सपोर्ट है उसको कंट्रोल किया है, तो इंडिया अपना जो सेल्फ रिलायंस कंटिन्यूस सप्लाई को कैरी आउट कर सके, तो उसकी वजह से कॉरिडोर है वो लॉन्च हुआ। अभी एग्जिस्टेंस में आएगा, उसके रिगार्डिंग में क्या यहाँ पे डिसीजन होंगे, वो फ्यूचर का डिस्कशन है वो रहे। नेक्स्ट आप देखिए कि बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में है, टूरिज्म का जो सेक्टर है, क्योंकि इंडिया का आप देखिए कि टूरिज्म के अंदर में काफ़ी बेटर पोटेंशियल है। हमारे यहाँ पे हेरिटेज साइट्स हैं वो यहाँ पे लार्जर वे के अंदर में प्रेजेंट है। टूरिस्ट के काफ़ी सारे डेस्टिनेशन हैं, चाहे वो कल्चरल पर्सपेक्टिव से हो, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हो, या हेल्थ का जो टूरिज्म है वो भी लार्जर वे में है। आयुर्वेदा को आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट टूरिज्म का जो सेक्टर है जिसमें पोटेंशियल भी है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने का, तो हमारे जो टूरिस्ट गाइड्स हैं उनको स्किलिंग करने के रिगार्डिंग में एक इनिशिएटिव होगा। और हमारे जो बुद्धिस्ट सर्किट्स हैं जिसमें अरुणा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, आसाम है, मेघालय है, वहाँ पे आप देखिए कि एक बुद्धिस्ट सर्किट है उसको इस्टेब्लिश है वो किया। तो ये बेसिकली टूरिज्म के बारे में था। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो आर्कोलॉजी के रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो राखी गढ़ी हो, हस्तिनापुर हो, लेह का एरिया हो, तो ये सब एरियाज हैं जहाँ पे आर्कोलॉजिकल जो वर्क है वो कैरी आउट हो। तो ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ आपको रीड नहीं करना है इनके बारे में, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं वो आप देखिए कि कंटिन्यूस अब डिस्कशन में रहेंगे आने वाले 10 to 15 डेज के दौरान में। जैसे जैसे बजट का डिस्कशन रहेगा इनके रिगार्डिंग में आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश होंगे। फिर अगर हम बात करें अर्बन एरिया के बारे में, आप देखिए कि अर्बन एरिया के लिए हमारे हमारी कंट्री में कंटिन्यूस माइग्रेशन है, लोगों का जो आपको माइग्रेशन है रूरल एरिया से अर्बन एरिया के लिए मिलेगा। तो अर्बन एरिया में आप देखिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम कैसी हैं, ये पॉपुलेशन का जो प्रेशर है, ये जो माइग्रेशन है उसको डील करना, बेसिक एमिनिटीज़ है उसको यहाँ पे प्रोवाइड करना, और क्लाइमेट का एक स्ट्रेस है जो अर्बन एरिया में आपको लार्जर वे में मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का फटीग है, जॉब क्रिएशन को कैरी आउट करना। तो अर्बन एरिया के ऊपर में ये जो प्रेशराइज सिस्टम है, क्या उसके रिगार्डिंग में कुछ स्पेशल इनिशिएटिव लॉन्च हुए हैं। तो स्टूडेंट्स अर्बन एरिया में मेट्रो ट्रेन हैं, तो मेट्रो ट्रेन हैं जो वहाँ पे कम्युनिकेशन कम्यूट करने के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको यहाँ पे जो अनाउंस है वो किया गया है। इसके अलावा आपको बजटरी एलोकेशन में यहाँ पे कंसर्न्स भी रेज हुए हैं कि लार्जर वे के अंदर में बजटरी एलोकेशन होना चाहिए। अर्बन एरिया का जिस तरीके से एस्पिरेशन है, ये अर्बन एरिया के बारे में मेंशन था। एस्पिरेशन आप देखेंगे ये जो डेवलप इंडिया है उसके अंदर पे भी कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग में हमारे यहाँ पे 31% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है उसका प्रेजेंस अर्बन एरिया में था। और अब जब नेक्स्ट सेंसस का जब रिजल्ट्स आएंगे, डाटाज आएंगे, तो ये 40% या मोर देन 35% के आसपास पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया के अंदर में रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पंजाब के लिए गए हैं, जिसमें जो गुरु रविदास है के नेम के ऊपर एयरपोर्ट का जो नेमिंग है। आदमपुर एक जगह है जो जालंधर के पास में है। तो आप देखिए कि अगर आप जो भारत दर्शन का पार्ट रहते हो, आप आईएएस के एग्जाम में सिलेक्ट होते, यहाँ पे आपको एयरफोर्स के साथ में जो उनका उनका जो वर्किंग प्रोसेस है जो सिखाया जाता है आदमपुर बेस के वहाँ पे वो सीखने के लिए मिलता है। तो आदमपुर एयरपोर्ट का जो नेमिंग है वो चेंज किया गया है, गुरु रविदास के नाम पे रहेगा। गुरु रविदास आप देखिए कि इनका एक काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मीन्स कि अगर आपके इंटेंशन प्योर हैं तो आपको आपको कंटिन्यू कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई एक स्पेशल प्लेस के वहाँ पे विजिट करो। आप कंटिन्यूस अपना जो लर्निंग प्रोसेस है, जो इंटेंशन है उसी के साथ में आप सीख सकते हो। जैसे एकलव्य का एक एग्जाम्पल आता है, ये सब एग्जाम्पल्स आप एथिक्स का जो पेपर है उसमें ऐड कर सकते हो अपना आंसर राइटिंग के। एकलव्य जिस तरीके से जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उनका जो अब देखिए स्टैचू हैं, उन्हीं से वो कंटिन्यूस लर्निंग करते हैं और बेस्ट जो आर्चरर हैं उसके रूप से वो सेटअप होते हैं।
ये गुरु रविदास हैं, उनके उनका डेडिकेट है वो किया गया है एयरपोर्ट यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि वेनेजुला के वहाँ पे यूएस ने इंटरवेन किया था। इंटरवेन करने के बाद में वेनेजुला का जो ऑयल है वो इंडिया परचेज कर सकता है। ऑलरेडी पहले सैंक्शंस वो लगा दिए थे। इंडिया ने अपना जो ऑयल परचेज है उसको रिड्यूस किया था। अब यूएस के प्रेसिडेंट का ये स्टेटमेंट है। अपोजिशन ने अपने जो कंसर्न्स रेज किए हैं, अपोजिशन ने कंसर्न्स इस वजह से रेज किए हैं कि हमारा जो पॉलिसी है, हमारा जो फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए, चाहे इकोनॉमी का जो पॉलिसी होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए। किसी भी अदर कंट्री के इन्फ्लुएंस के ऊपर में हम इस तरीके से जो डिसीजंस हैं उनको यहाँ पे ना लेनी चाहिए। जैसे आप देखिए कि ईरान के एक लीडर हैं जो इंडिया में आए थे, तो उन्होंने भी इस तरीके से ही पुश किया था। इंडिया जो है ईरान के साथ में अपना जो रिलेशन है उसको किसी अदर कंट्री का जो प्रेशर है उसके बेसिस के ऊपर में ना डिसाइड करे, ऑयल का परचेज को रिड्यूस करना हो। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे वेनेजुला के बारे में है, जो कि यूएस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट था कि इंडिया अब यहाँ पे परचेज है वो कर सकता है। और ओवरऑल आप देखिए कि इसके बाद में हमारा रसिया के साथ में ऑयल परचेज है वो रिड्यूस होगा अगर हम वेनेजुला के साथ में जो परचेज को इंक्रीज करेंगे वहाँ पे जब सैंक्शंस को रिमूव किया गया है। नेक्स्ट पाकिस्तान ने एलिगेशंस लगाए थे कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन और आर्मी है उसमें इंडिया का इंटरवेन है, इंडिया वहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, तो इंडिया ने उसको डिसमिस किया है उन एलिगेशन। यहाँ पे एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है। बलूचिस्तान का जो रीजन है ये आपको पता होना चाहिए कि जो बलूच कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका डोमिनेशन का ये रीजन है। कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में है, सदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान के वहाँ पे है, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान के वहाँ पे है। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये पाकिस्तान का बाउंड्री है, सपोज कीजिए ईरान का बाउंड्री है, और यहाँ पे अफगानिस्तान। तो ये जो रीजन है ये बलूचिस्तान है। यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है, और यहाँ पे ईरान है। ईरान का जो चाहबार पोर्ट है जिसको इंडिया ऑपरेट किया करता है वो सिस्तान बलूचिस्तान नाम का जो प्रोविंस है वहीं पे ही। तो ये बलूच जो लिबरेशन आर्मी है उसका जो अटैक हुआ है उसके रिगार्डिंग में इंडिया के इन्वॉल्वमेंट के एलिगेशंस थे जिसको इंडिया रिजेक्ट कर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेस्ट टू एनर्जी के बारे में। अब वेस्ट टू एनर्जी क्या हुआ करता है? एक टेक्नोलॉजी है जो कन्वर्ट करता है जो नॉन रिसाइकेबल जो वेस्ट है उस मटेरियल को यूजेबल फ्यूल के रूप से वो कन्वर्ट करता है। आप देखिए कि जो वेस्ट है उसको आप देखिए कि यूज के रिगार्डिंग में उससे एनर्जी हम गेन कर सकें, इसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है जो कन्वर्ट किया करता है इसी को वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी के रूप से हम कंसिडर। इसमें इंसिनरेशन जो प्रोसेस है जिसमें आप देखिए कि जो बर्निंग किया जाता है जो भी वेस्ट है जिसको हाई टेम्परेचर के ऊपर में, जैसे कि आप देखिए उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके एनर्जी सेक्टर। स्टूडेंट्स वेस्ट टू एनर्जी का जो टेक्नोलॉजी है कम्प्लीटली वेस्ट को यहाँ पे रिड्यूस करता है। तो आप देखिए 90% के आसपास जो वेस्ट है उसका रिडक्शन होता है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि जो एरिया जहाँ पे वेस्ट को डंप किया जाता है उन एरियाज उसके रिगार्डिंग में न्यू एरियाज को सर्च करने का ज़रूरत है वो नहीं है। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एरिया है जहाँ से 90% ऑफ वेस्ट है जिसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो उन्हीं एरियाज को आप रेगुलर यूज हैं वो कर सको। इंडिया में करंटली कितने जो प्लांट है वो एग्जिस्ट करते हैं? अराउंड द 21 के आसपास वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट हैं जो ऑपरेशन में हैं। मोर देन 100 के आसपास बायोगैस फैसिलिटी के जो प्लांट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। और आप देखिए कि ये जो प्लांट्स हैं वेस्ट टू एनर्जी के जो प्लांट्स हैं तो जो 2026 का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं उसके अंडर में आया करते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स हैं उनके अंडर में 2016 के वो सॉरी रूल्स हैं जो बेसिकली मैंडेट करता है कि वेस्ट का आपको सेग्रीगेशन करना है। आपका जो वेस्ट है वो कम्प्लीटली सेग्रीगेट होना चाहिए, यहाँ पे अलग अलग वे में आपको उसको अलग करना है। और इसके अलावा आप देखिए कि जो एनकरेज भी करता है कि जो रिफ्यूज जो लैंड फिल्स हैं उनके ऊपर में बर्डन को कैसे रिड्यूस करें जिससे कि आप रिफ्यूज जो ड्राई फ्यूल हैं उनको यहाँ पे यूज करते हुए उसको यहाँ पे एग्जिस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ल्ड की पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया फर्स्ट जो न्यूज है वो ईरान के रिगार्डिंग में है। ईरान ने आप देखिए कि जो यूरोपियन आर्मी है उसको एज ए टेरर ग्रुप के रूप से जो डिक्लेयर है वो किया है। पहले ईरान का जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है उनको यूरोपियन कंट्रीज ने टेरर ऑर्गेनाइजेशन बताया था। अब यहाँ पे ईरान के द्वारा यूरोपियन जो आर्मीज है उनको टेरर ग्रुप है वो बता दिया। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे यूएस के द्वारा कहा गया कि यूएस है वो क्यूबा के ऊपर में स्ट्राइक कर सकते हैं, वहाँ पे ऑयल का जो सप्लाई है उसको कट करने के रिगार्डिंग में।
क्यूबा बेसिकली जो कैरेबियन आइलैंड है वहाँ पे सिचुएटेड है, यूएस के नियर बाई एरियाज में है और कंटिन्यूस यूएस के अगेंस्ट में उनका जो पॉलिसी है, जो स्टैंड है वो आपको मिलेगा। जब वो 1962 का क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हो, जब यूएसएसआर का मिसाइल है वो वहाँ पे डिप्लॉयड है, वो हुए थे। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स म्यांमार के बारे में है कि म्यांमार के वहाँ पे आप देखें कि जो जनता है उसने अर्ज किया है सिविल सर्वेंट्स के रिगार्डिंग कि किसी भी तरीके का जो ओवरथ्रोन का जो वर्क है उसके रिगार्डिंग में प्रोटेक्ट है वो करना है, ओवरथ्रोन नहीं होना चाहिए, कू का जो सिचुएशन है वो नहीं क्रिएट होना चाहिए। इसराइल ने आप देखिए कि टर्मिनेट किया है एमएस पे जो वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके वर्कर्स को यहाँ पे टर्मिनेट है वो किया गया है कि आप जो गजा स्ट्रिप है वहाँ पे वर्क को नहीं कैरी आउट कर सकते। 2016 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें यूपीएससी ने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर के बारे में क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गाजा का जो रफ़ा जो आप देखिए कि बॉर्डर है जो कि सदर्न पार्ट के अंदर में है, जो कनेक्ट करता है सिनाई पेनिनसुला को जो इजिप्ट के कंट्रोल के अंदर में है, तो रीओपन है वो यहाँ पे किया जाएगा। आज का जो दिन है जब इसको रीओपन है वो किया जा सकता है। और नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे ईरान का जो स्ट्राइक है, ईरान के ऊपर अगर यूएस स्ट्राइक करेगा तो क्या एक रीजनल वॉर का सिचुएशन हो सकता है, तो उसके बारे में मेंशन किया गया जो कि सुप्रीम लीडर ने यहाँ पे बताया है कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के उनके द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।